नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे यूपीएससी के लिए करंट अफेयर्स वाले एमसीक्यूज़ की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्या लिखा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू जोनल काउंसिल। आपको जोनल काउंसिल के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, कौन से स्टेटमेंट सही है यह आपको बताना है। पहला, जोनल काउंसिल आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। क्या यह बात सही है? चलिए सोचिए, सही है कि नहीं है? जी हाँ, यह बात गलत है, क्योंकि जोनल काउंसिल जो है, यह जोनल काउंसिल हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है। तो कैसी बॉडीज़ है? यह हमारी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है। ठीक है, तो पहला वाला गलत है। दूसरा, द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन, यहाँ पे सी आएगा। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द चेयरमैन ऑफ ईच ऑफ दिस काउंसिल। अरे भैया, प्राइम मिनिस्टर के पास काम थोड़ी ना होगा, ये जोनल वाली है तो जोन वाइज अलग अलग होगी। अब जैसे कि हमारा पूरा इंडिया देख लो, तो इंडिया में हम डिफरेंट जोनल के लिए अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो यह पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस भी हमारा कैसा है? गलत है। तो भैया कौन होता है चेयरमैन? तो यहाँ पे हमारी जो जोनल काउंसिल होती है, उनके चेयरमैन होते हैं हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है। तीसरा, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द जोनल काउंसिल। यस, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारी नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे पास काउंसिल है, उस काउंसिल को हम जोनल काउंसिल में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस सही है, पहला दूसरा गलत है। हमें पूछा है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो भैया ओनली वन, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कैसा है हमारा, एक ही स्टेटमेंट है हमारा सही है। तो क्यों सही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अभी इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट ये था कि अमित शाह जो कि हमारे कौन है, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने वेस्टर्न जोन की काउंसिल को मीट किया हुआ है। ठीक है, तो जोनल काउंसिल जो है वो हमारे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के थ्रू बनाया हुआ है, यानी कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसके चेयरमैन, जैसा कि मैंने बताया, होम मिनिस्टर होते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट है, वो नॉर्थ ईस्ट के लिए जो हमारी काउंसिल है उसको जोनल काउंसिल में हम नहीं काउंट करते, क्योंकि उनका फॉर्मेशन किया गया था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1972 के थ्रू। ठीक है, हाँ, और इनमें क्या किया था हमने, सिक्किम को भी ऐड किया था। तो फिलहाल अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि भैया नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के कितने मेंबर है, तो क्या आएगा, 7 + 8, यानी कि 7 सिस्टर, एक प्लस उनका छोटा भाई, यानी कि कौन? जी हाँ, उसका नाम आएगा सिक्किम। तो याद रखिएगा, हमारे बाकी के स्टेट के लिए जोनल काउंसिल होती है, और जो नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए हमारे पास जोनल काउंसिल होती है, लेकिन उसका समावेश उस टाइप से जोनल काउंसिल में 1956 के एक्ट के थ्रू नहीं गिनते हैं। चलिए चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डीकार्बोनाइजेशन। चलिए आपको डीकार्बोनाइजेशन के बारे में बताना है। पहला, इंक्रीजिंग CO2 एमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। दूसरा, लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्रीज अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। रिड्यूसिंग द एलिमिनेटिंग CO2 एमिशंस फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज। और लास्ट वाला ऑप्शन है एक्सेलरेटिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। भैया बहुत आसान सा सवाल है, आपको यहाँ पे 3 नेगेटिव सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, और जो एक पॉजिटिव वाला सेंटेंस है यही आपका आंसर है। अच्छा भैया, डीकार्बोनाइजेशन करने की प्रोसेस पूरी दुनिया में चल रही है, तो क्या हम ऐसा कह रहे हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाओ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। दूसरा, लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। अरे अबव कहाँ भैया, हमें तो कम करना है। जो इंडस्ट्रियल लेवल था उसके हिसाब से ही हमें तो क्या करना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है, हम ऐसा मान के थोड़ी ना चल रहे हैं कि 3 डिग्री से ज़्यादा हमें लिमिट करना है। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। तीसरा वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है यह कह रहा है एक्सेलरेटिंग द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। अच्छा, एक्सेलरेटिंग फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या होगा?
कि हमें ज़्यादा एमिशंस करना है? भैया एमिशंस कम करना है ताकि हम एटमॉस्फेयर में से कार्बनाइज को क्या कर सके, हटा सके। हमें इसीलिए डीकार्बनाइजेशन करना है। तो डी जो ऑप्शन है यह भी गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, तो अभी क्या हुआ था, कंटेक्स्ट ये था कि G20 के जो नेशंस हैं उन्होंने अपने बारे में डीकार्बनाइजेशन के टारगेट के बारे में एक बार फिर से बताया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, लिखा है धौलपुर करौली। धौलपुर करौली इज द रिसेंटली अप्रूव्ड टाइगर रिजर्व ऑफ विच इंडियन स्टेट। देखिए बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है। यह आपके स्टेट पीसीएस में भी पूछ सकते हैं और यूपीएससी में भी इतना आसान सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इन दोनों एग्जाम में इसके ऊपर मल्टीपल एमसीक्यू पूछ के आपको आंसर बताना कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, धौलपुर करौली यहाँ पे हमारा एक नया टाइगर रिजर्व अस्तित्व में आया है। वो कहाँ पे है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। ठीक है, चलिए क्या हुआ था, तो अभी हुआ ये है कि राजस्थान का 5वां और हमारे देश का 53 टाइगर रिजर्व हमने क्या किया है, अप्रूव किया है। किन्होंने? हमने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने। ठीक है, यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि फाइनल अप्रूवल कौन देता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, देखिए इसके अलावा राजस्थान में और 3 और जो 4 है वो 4 हमारे टाइगर रिजर्व कहाँ कहाँ पे है? रणथंभौर में है, सरिस्का में है, मुकुंदरा हिल्स है और एक रामगढ़ विस्तारी है। ठीक है, देखिए राजस्थान के मैप में आप यहाँ पे धौलपुर देख सकते हो, दिख रहा है? हाँ, तो यहीं के हमारे बनाया हुआ है क्या? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि राजस्थान ने अभी लेटेस्ट अपने कुछ डिस्ट्रिक्ट को क्या किया था? नया फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो कितने किए थे यह आपको मुझे बताना है और आपको यह भी बताना है कि आपके स्टेट में कितने जिले हैं, कितने स्टेट्स है। ठीक है, चलिए आप बताइए कितने डिस्ट्रिक्ट है आपके स्टेट में। देखिए यहाँ पे आपको राजस्थान के बाकी के 4 टाइगर रिजर्व दिखाया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हो गया अलवर सरिस्का, यहाँ पे सवाई माधोपुर यानी कि रणथंभौर हो गया, कोटा के पास आ गया आपका मुकुंदरा हिल्स और एक और आ गया बूंदी यानी कि वहाँ पे रामगढ़ विस्तारी है। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे आपको याद रखना है कि राजस्थान में यह जो हमारे टाइगर रिजर्व आए हैं वो कौन से पार्ट में है? ईस्ट में है या वेस्ट में है? तो राजस्थान के कौन से पार्ट में है? यह है हमारे राजस्थान के ईस्ट पार्ट में है, वेस्ट पार्ट में नहीं है। क्यों? क्योंकि वेस्ट पार्ट में क्या है? वेस्ट पार्ट में हमारा ड्राई लैंड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू द एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोग्राफी मिशन यानी कि एक्सरिज्म, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए अभी ये जो मिशन है उस मिशन के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही थी, तो इसी के रिगार्डिंग यह स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। पहला, इट इज़ अ जॉइंट मिशन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो एंड नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा। अरे भैया इसरो और नासा ने साथ मिलके कोई काम किया हो और आपने अभी तक देखा नहीं हो, सुना ना हो, ऐसा कभी बनता है क्या? नहीं बनता है, क्योंकि इंडिया का कोई भी मिशन हमें न्यूज़पेपर के अलावा कई महीनों से पहले से पता चलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया लॉन्च करने जा रहा है कौन सा? आदित्य L1। ठीक है, तो ये आदित्य L1 के बारे में हमने काफ़ी समय से सुना के रखा है। एक और इंडिया का आने वाले टाइम में मिशन है, वह है शुक्रयान। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने सुन के रखा है। एक और मिशन है उनका बुधायान। ठीक है, तो इनके बारे में भी हमें पता है। इसके अलावा इंडियन विथ ह्यूमन जाएंगे स्पेस में। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमको पता है, लेकिन ये एक्सरिज्म के बारे में कभी सुना नहीं है क्योंकि यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, द मिशन एम्स टू ऑब्जर्व एक्सरेज कमिंग फ्रॉम डीप स्पेस एंड टू आइडेंटिफाई देयर वेवलेंथ्स विथ अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन। बिल्कुल, हमें जो दूसरे ग्रह से, दूसरे स्पेस से हमें जो भी क्या मिलता है, डीप स्पेस पे हमें एक्सरे मिल रहा है, तो उस एक्सरे की वेवलेंथ और उनके बारे में हमें सटीक जानकारी चाहिए। यही इस मिशन का एम है, यही इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है। तो दूसरा सेंटेंस हमारा सही है, पहला सेंटेंस गलत है। चलिए अब हम देखते हैं क्या पूछा है। भैया पूछा है हमें इनकरेक्ट, तो ओनली 1 इज करेक्ट। आंसर इज ओनली 1 करेक्ट, ना कि आपके स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि आपने पूछा है इनकरेक्ट, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन
ए। ठीक है, देखिए क्या है मिशन के बारे में। तो अभी क्या हुआ था कि सैटेलाइट वाज टेल टू लॉन्च एटॉप एट HIIA रॉकेट फ्रॉम जापान तेनसिंगिया स्पेस सेंटर ऑन August 27। ठीक है, तो जापान ने क्या किया था कि अपना ये सैटेलाइट को लॉन्च करने की पूरी प्रिपरेशन करके रखा था। उसी टाइम पे हमारा क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि इसका जो एम्स है, यह एम्स है कि हमें दूर से आने वाले एक्स-रे के बारे में वेवलेंथ पता होनी चाहिए। किसका मिशन है यह महत्वपूर्ण है। तो यह जो मिशन है यह है जाक्सा और नासा का। जाक्सा का मतलब क्या होता है, जॉइंट जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। साथ ही साथ इसमें थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट है किसका, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन का। ठीक है, तो देखिए कुछ इस हिसाब से आपकी स्क्रीन पे दिखाया हुआ है कि अगला क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 रिसेंटली न्यूज इज होस्टेड बाय। चलिए एक एक्सरसाइज हुई थी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23, तो किन्होंने इसको होस्ट किया था, इजिप्ट ने, सऊदी ने, UAE ने या ईरान ने। तो आपको पता होगा सही आंसर आएगा ऑप्शन डी, ईरान ने अभी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 होस्ट किया था। ठीक है, चलिए अब सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको यह पता होना चाहिए कि इज इंडिया पार्टिसिपेटेड, क्या भारत ने इसमें भाग लिया था। तो बिल्कुल आपको यही पता होना चाहिए कि भारत ने फर्स्ट टाइम इंडियन एयरफोर्स में यहाँ पे भाग लिया था। और यह कैसी है, यह एयरफोर्स के रिगार्डिंग एक्सरसाइज थी। देखिए IR के रिलेटेड अगर कोई भी MCQs हमें पूछ रहा है तो ये हमारा 90% कहाँ से आएगा, करंट अफेयर्स से आएगा। तो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कौन से देश के साथ हमारे कैसे रिलेशन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये थे हमारे करंट वाला सेक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे स्टैटिक की ओर। और सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं कि वेलेस्ली एस्टैब्लिश द फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता बिकॉज। चलिए बता दीजिए भैया कि विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थापित किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज, वो किन्होंने किया था। देखिए वी आर डूइंग PYQs ऑफ UPSC 2020। ठीक है, हम अभी अभ्यास कर रहे हैं 2020 के क्वेश्चन की। तो उसमें पूछा है कि भैया वेलेस्ली ने कॉलेज क्यों खोला था। तो उसके ऑप्शन है ही वॉज आस्क्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एट लंडन टू डू सो, क्या लंदन में किसी ने बताया था उनको, डायरेक्टर ने। दूसरा, ही वॉन्टेड टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओरिएंटेड लर्निंग इन इंडिया, क्या उनको ऐसा कुछ इंटरेस्ट था कि इंडिया के बारे में देखे। तीसरा, ही वॉन्टेड टू प्रोवाइड विलियम कैरी एंड इज एसोसिएटेड विद एम्प्लॉयमेंट, किसी को नौकरी देने के लिए उन्होंने किया था। या फिर लास्ट ऑप्शन, ही वॉन्टेड टू ट्रेन ब्रिटिश सिविलियंस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन इंडिया। बिल्कुल, उनको क्या करना था, उनको देना था ट्रेनिंग। और वो ट्रेनिंग कहाँ पे देने वाले थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में। ठीक है, कि वहाँ पे पहले बंदे को भेजेंगे, फिर उनको पता चलेगा कि अच्छा इंडिया वाले का एक्सप्लॉयटेशन इस हिसाब से भी करना है। देखिए एक्सप्लॉयटेशन कितने हद से कितने बुरी तरीके से होता था ना, उसके बारे में एक मूवी आया था, अगर आपको देखना हो तो 16 अगस्त। ठीक है, 16 अगस्त 1947 करके एक मूवी आया हुआ था, आई थिंक साउथ का मूवी था। तो अगर आपके पास टाइम है तो यह देख सकते हो आप। ठीक है, फिलहाल हमारा आंसर है ऑप्शन डी, वेलेस्ली ने कॉलेज किस लिए खोला था। चलिए अगला MCQ आपके सामने पूछ रहा है, इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। देखिए 1900 के शुरुआत में, 1900 के ऑनवर्ड्स यानी कि 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में क्या हुआ था, इंडिगो कल्टीवेशन बंद हो गया था, मतलब कि कम हो गया था। तो उसके रीज़न क्या है, पहला पीजेंट रेसिस्टेंट टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स, मतलब खेडूत लोगों ने उनका रेजिस्ट किया था। दूसरा, इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन, क्या उसकी प्रोडक्ट जो थी यह अभी अनप्रॉफिटेबल थी। तीसरा, नेशनल लीडर्स ऑपोजिशन टू कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो, क्या हमारे नेशनल लीडर्स ने उसके बारे खिलाफ किया था। और लास्ट वाला ऑप्शन, गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द प्लांटर्स, क्या सरकार ने उसके ऊपर कंट्रोल किया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि 19वीं सदी की शुरुआत में क्या हुआ था कि नए नए इन्वेंशन होना शुरू हो गए थे, और नए नए इन्वेंशन की वजह से केमिकल इंडस्ट्री बहुत आगे बढ़ गई थी। तो हमारी जो इंडिगो थी वो इंडिगो का प्लांटेशन करना और इंडिगो के बारे में
फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना अभी प्रॉफिटेबल नहीं होता था, और जैसा ही प्रॉफिटेबल नहीं होता था वैसे ही हमारे उसके रिपरकेशंस हमारी इकोनॉमी में देखने को मिले। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द रखमाबाई केस ऑफ 1884 रिवॉल्व अराउंड। देखिए जो भी आपके हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमें पूछ लिया है रखमाबाई केसेस 1884 रिवॉल्व अराउंड, यह किसके रिगार्डिंग हुआ था? तो भैया वुमन राइट टू गेन एजुकेशन, एज ऑफ कंसेंट या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। ठीक है, मतलब कि इंटरकोर्स के रिगार्डिंग उनके राइट्स के बारे में बता रहा था, एज ऑफ कंसेंट के बारे में बता रहा था और एजुकेशन के रिगार्डिंग बता रहा था। तो हमें पूछा है सही आंसर, और सही आंसर में ये तीनों के तीनों केसेस के लिए, तीनों के तीनों पॉइंट्स के लिए यह केसेस हुआ था। ठीक है, तो इस केस में रखमाबाई केस में यह जो सेंटेंस है यह तीनों के तीनों कैसे है? बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिस्क्राइब द टर्म पारामितास। देखिए पारामितास किसको कहते थे? पहला ऑप्शन द अर्लीएस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट रिटन इन एफोरिस्ट्री यानी कि सूत्रा स्टाइल, उसको हम पारामिता कहते थे। दूसरा फिलोसॉफिकल स्कूल दैट डिड नॉट एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ वेदास, जो वेदास को नहीं मानते ऐसे फिलोसॉफिकल, ऐसे तत्वज्ञान की शाखा को हम कहते थे पारामितास। तीसरा ऑप्शन परफेक्शन हुज अटेनमेंट लीड टू द बोधिसत्व पाथ। ठीक है, बोधिसत्व के पाथ को जो मीट चुके हैं, उसके लिए परफेक्ट हो गए हैं, उनके लिए अटेन कर चुके हैं, उनको हम पारामिता कहते थे। या फिर आखिरी ऑप्शन हमें पूछ रहा है पावरफुल मर्चेंट गाइड गिल्ड्स ऑफ एवरी मिडिवल साउथ इंडिया, मतलब कि जो भी आपके ट्रेड करने वाले मर्चेंट थे वो मर्चेंट की एक गिल्ड थी, उनकी एक क्या थी? उनकी एक श्रेणी थी, ऐसा पूछ रहा है। तो भैया इन चारों में से जो पारामितास है वो पारामितास के लिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, कि जिन लोगों ने परफेक्शन ले लिया है, अटेनमेंट लीड टू द बोधिसत्व पाथ, उनको कहा जाता था क्या? पारामितास। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं हम इकोनॉमी से। इफ़ यू विड्रॉल ₹1 लाख इन द कैश फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, मतलब कि डिमांड डिपॉजिट से आपने 1 लाख रुपए क्या किए? 1 लाख रुपए आपने क्या किए? विड्रॉ किए। एंड योर बैंक द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी। देखिए अब जो डिमांड डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट के साथ एक और चीज़ आती है और वह होती है हमारी टाइम डिपॉजिट। क्या होती है? टाइम डिपॉजिट। ठीक है, अब आपको पता होगा कि डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट के लिए हमारे पास M0, M1, M2, M3 ऐसा कुछ हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो M0 का मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि लोगों के पास जो भी कैश है यह कैश को हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो और इस हिसाब से आपको M1, M2 और M3 के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जो डिमांड डिपॉजिट है, या डिमांड डिपॉजिट का 1000 रुपये चाहे आपने बैंक में से निकाल लिया हो, फिर भी आपके मनी सप्लाई में कोई दिक्कत आएगी नहीं, यानी कि इट लीव अनचेंज। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है यह यहाँ पे सही आंसर है। चलिए आप बताइए कि आपको M0, M1, M2 और M3 बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में जानना है, और अगर जानना है तो उसके लिए कोई स्पेशल वीडियो आनी चाहिए, या फिर ऐसे ही हम क्वेश्चन के साथ उसको पूरी अच्छी तरीके से समझाएं। ठीक है, देखिए आपके जो कमेंट्स रहेंगे उसी के हिसाब से हम आने वाले टाइम में वीडियोस बनाना शुरू करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, टू लीव इट अनचेंज। चलिए ये थे हमारे आज के MCQs। मिलते हैं हम आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इस चैनल के साथ जुड़े होने की वजह से हम आपको धन्यवाद कहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।